हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं बिकॉज हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग ये चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन 5 मार्क के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ख़ास करके वो जो मसला वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और भी बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप ये समझिए कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्टिंग और डायरेक्शन एक ही होता है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर द वर्क। डायरेक्शन का मतलब होता है वर्कर्स को गाइड करना, उन्हें बताना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें सुपरवाइज करना, और हाँ, उनके मन में हमेशा एंथुजियाज्म को बनाए रखना। इसे कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल कहें तो डायरेक्शन का मतलब होता है वर्कर्स को राह दिखाना कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्लियर है? अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। सबसे पहला देखिए, ये जो डायरेक्टिंग है ना, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब हम क्यों किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को दिशा दिखाते हैं? क्योंकि हमें एक गोल अचीव करना है। दूसरा, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो डायरेक्टिंग है ना, हम हर लेवल पे करते हैं। जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो मिडिल लेवल वाले को दिशा दिखाते हैं, जो मिडिल लेवल वाले होते हैं वो बॉटम लेवल वालों को दिशा दिखाते हैं। तो ये हर एक लेवल पे होता है। तीसरा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, ये चलता रहता है। चौथा, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस। डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं सभी चीज़ों को कि सब चीज़ें बराबर से चल रही है कि नहीं। पांचवा है वाइडर स्कोप। ये जो डायरेक्टिंग है ना, ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें दिशा नहीं दिखाना है एम्प्लॉयज़ को, हमें उन्हें बताना है कि ये जो आप काम कर रहे हो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। सिक्स्थ है कम्युनिकेशन। देखो, अगर आपको किसी को भी सही दिशा दिखाना है, किसी को भी डायरेक्शन देना है, तो आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सेवेंथ, मोटिवेशन। देखिए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेटेड रखना है ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। ओके। एट्थ है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर है ना, जो फ्लो होता है हमेशा टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक आता है। टॉप लेवल वाले किसको डायरेक्शन दिखाते हैं? मिडिल लेवल वाले को। और मिडिल लेवल किसको दिखाते हैं? बॉटम लेवल वाले को। क्लियर? नाइन्थ है मैनेजरियल फंक्शन। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब मैनेजरियल फंक्शन है ना, वैसे ही डायरेक्टिंग भी मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आता है। क्लियर? अब देखिए, आखिर ये डायरेक्टिंग मतलब कि दिशा दिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी को भी दिशा दिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो देखिए, अगर आप डायरेक्टिंग करते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को, आप अपने वर्कर्स को दिशा दिखाते हो, तभी वो लोग बहुत एफिशिएंट होकर काम करेंगे। नहीं तो भाई वो लोग क्या सोचेंगे, जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दो। तो अगर आपको एफिशिएंसी को बरकरार रखना है तो आपको डायरेक्शन उन्हें दिखाना पड़ेगा। दूसरा, असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। देखिए, जब आप डायरेक्शन दिखाते हैं ना, तो आप क्या कर रहे होते हैं एक्चुअल में? आप अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो क्या काम कर रहा है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं उसके एफिशिएंसी को नाप पाते हैं अगर आप डायरेक्टिंग करते हैं तो। थर्ड है मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। जब आप डायरेक्शन दिखाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसी है। तो क्या होता है, वो भी काम के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। हमेशा काम करने के लिए वो लोग, उनकी इच्छा रहती है कि हाँ, हमको काम करना है। फोर्थ है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। अगर आपको प्लानिंग करना है तो कोई अकेला बंदा प्लानिंग नहीं कर सकता है। कोई एक अकेले बंदे को आप बुलाओगे और कहोगे चल भाई तू हमारे पूरे बिजनेस यूनिट का प्लान बना दे, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा और भी लोग होते तो कितना अच्छा होगा। तो भाई वो लोग कैसे आएंगे? ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएंगे। वो लोग चलो आ गए, अब ये सब मिल गए। ठीक है, ये सब मिलजुल कर काम करने लगे। उस टाइम पर ये जो हेड बंदा है ना, इसको बहुत अच्छे से इन लोग को दिशा दिखानी है कि तुम ऐसे प्लानिंग करो, तुम ऐसे मेरी मदद करो। तो अगर आपको एक अच्छा प्लान बनाना है, उस टाइम पर भी आपको अच्छे से डायरेक्शन दिखाना होता है। ठीक है,
पांचवा, इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जब आप डायरेक्शन अच्छे से दिखाते हो तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट बहुत अच्छे से काम करने लगता है। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। डायरेक्टिंग अच्छे से करने की वजह से सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सेवन्थ है फंक्शन ऑफ कंट्रोल। जब आप डायरेक्टिंग ही अच्छे से कर देते हो, आप पहले ही पकड़ लेते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ बराबर से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर डायरेक्टिंग के बाद क्या आता है, कंट्रोलिंग आता है। एंड कंट्रोलिंग में भी तो हम वही करते हैं ना, हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ एज़ पर प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्टिंग ही अच्छे से कर देते हो तो कंट्रोलिंग का फंक्शन थोड़ा आसान हो जाता है। एट्थ है इंक्रीज इन एंथुजियाज़म। जब आप अच्छे से डायरेक्टिंग करते हो ना, तो इससे आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अच्छा एटीट्यूड बन जाता है काम के प्रति, तो वो हमेशा एंथुजियाज़म में रहते हैं, मस्त मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। एंड लास्ट है फाइंडिंग आउट डेविएशन। जब आप डायरेक्शन दिखाते हैं किसी को भी तो आपको भी पता चलता है कि भाई ये कोई ना कोई गलती तो कर रहा था, वो कोई गलती ही कर रहा होगा, इसीलिए आपने उसको दिशा दिखाई, राइट। सो आप मिस्टेक्स को पकड़ पाते हो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर। चलो अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या होता है, पहले तो ये बताओ यार, ये सुपरविज़न करता कौन है। सुपरविज़न इज़ डन बाय अ सुपरवाइज़र। ओके, सुपरवाइज़र का काम होता है सुपरविज़न। नाउ ये सुपरविज़न क्या होता है, सुपरविज़न क्या होता है, देखो एम्प्लॉयज़ के काम को देखना, उससे हम कहते हैं सुपरविज़न। एम्प्लॉयज़ कैसा काम कर रहे हैं इसको देखना, इसे कहते हैं सुपरविज़न। और ये सुपरविज़न का काम कौन करता है, सुपरवाइज़र करता है। पर हम अब एक्चुअल में देखेंगे कि सुपरवाइज़र क्या क्या काम करता है। सबसे पहले तो वो कामों का प्लान बनाता है कि भाई तुमको आज ये करना है, तुमको ये करना है। सेकंड, वो सारे एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देता है। थर्ड, वो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करता है, देख रेख करता है कि सब बराबर से काम हो रहा है कि नहीं। फोर्थ, वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को बिज़नेस के इंटरेस्ट के साथ जोड़ देता है एंड इससे ओवरऑल फ़ायदा तो बिज़नेस को ही होता है। फिफ्थ, प्रोवाइड्स मोटिवेशन। एक सुपरवाइज़र हमेशा अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है। देन मेंटेन वननेस, मतलब कि एकता की भावना बनी रहे, ये काम भी किसका होता है भाई, सुपरवाइज़र का ही होता है। वो हमेशा यही देखता रहता है कि सब में एकता बना हुआ है कि नहीं, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। देन है कम्युनिकेशन फास्टर। एक सुपरवाइज़र की वजह से ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। वो कैसे, अब समझ लो मिडिल लेवल वालों को कोई बात एम्प्लॉयज़ तक पहुंचानी हो तो वो लोग क्या करेंगे, सुपरवाइज़र को बता देंगे एंड सुपरवाइज़र किसको बता देगा, उन सारे एम्प्लॉयज़ को बता देगा, तो कम्युनिकेशन फास्ट हो गया ना। देन है टू गिव गाइडेंस ट्रेनिंग। एक सुपरवाइज़र का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस दे, उन्हें ट्रेनिंग दे। एंड देन है वो उन सभी के बीच में डिसिप्लिन बनाए रखने का भी काम करता है। एट लास्ट देखिए, हम एक सुपरवाइज़र को एम्प्लॉयज़ का फ़िलोसोफर कहते हैं, एम्प्लॉयज़ का गाइड कहते हैं, एम्प्लॉय का फ्रेंड कहते हैं। एंड ये वाला जो पॉइंट है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सुपरवाइज़र को एम्प्लॉय का क्या क्या कहा जाता है, तो आपको ये 3 चीज़ें लिख देनी है, फ़िलोसोफर, गाइड एंड फ्रेंड। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है इसे समझ लीजिए। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एनीवन और वन सेल्फ टू गेट डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। मोटिवेशन का मतलब होता है खुद को या किसी और को जगाना किसी एक्शन को लेने के लिए। जब आप खुद को या किसी और को जगाते हो कि भाई जाग, एक्शन ले, तुझे एक्शन लेना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। एंड मुझे पता है आपको ये टर्म बहुत अच्छे से पता है, आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस रोज़ देखते होंगे अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है एंड वो है मस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्टली 5 मार्क के लिए पूछा ही जाता है। अब इसका मतलब क्या है,
तो मैं थोड़ा पेन का कलर बदल लेती हूँ। यस, तो देखिए मस्लाउ एक एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट थे एंड उन्होंने कहा है कि किसी भी इंसान की कितनी ज़रूरतें होती हैं। इनके हिसाब से किसी भी इंसान की ये 5 ही ज़रूरत होती हैं, तो हमें इन्हीं ज़रूरतों को समझना है। इन्होंने लेवल वाइज 5 ज़रूरतों को रखा है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। ठीक है, चलो सबसे पहला है फिज़िकल और प्राइमरी नीड्स। सबसे पहले किसी भी इंसान की क्या ज़रूरत है, उसकी कुछ बेसिक सी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि खाना, पानी एंड कपड़े, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब है ना प्राइमरी नीड्स के अंदर आता है। अब किसी भी इंसान का जब खाने का नीड, क्लोथिंग का नीड, घर का नीड पूरा हो जाएगा तो सेकंड में वो क्या सोचता है, सेकंड में वो ये सोचता है कि भाई मैं सेफ़ रहूँ, मैं सेफ़ रहूँ, मेरी फैमिली सेफ़ रहे, मेरा जॉब सेफ़ रहे, मेरे से मेरा जॉब ना छीन लिया जाए, मुझे हमेशा पेमेंट मिलता रहे, ये सब वो बंदा सोचता है। तो ये उसकी दूसरी ज़रूरत होती है। तीसरी उसकी क्या ज़रूरत होती है, तीसरी उसकी ज़रूरत होती है सोशल नीड्स, मतलब उसको लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। किससे? अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, बिकॉज मैन एक सोशल एनिमल होता है एंड वो बिना लव एंड अफेक्शन के नहीं जी सकता है। तो ये उनकी तीसरी ज़रूरत होती है हम सबकी। ओके, फोर्थ है एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। एक बार ये तीनों नीड्स पूरे हो गए ऊपर वाले, तो अब हमारी क्या ज़रूरत आती है कि भाई मेरा भी एक पोजीशन होना चाहिए, मुझे भी सबकी रिस्पेक्ट चाहिए। हम ये सब सोचते रहते हैं कि भाई हमारा भी कोई स्टेटस हो, है ना। तो ये चौथी ज़रूरत हो गई। एंड एट लास्ट में हमारी क्या ज़रूरत आती है, एट लास्ट हम अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हैं हम उसमें बेस्ट बन जाएं। जैसे कि जाकिर हुसैन, वो तबला बजाने में बेस्ट थे। अमिताभ बच्चन इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग ही वॉज बेस्ट। लता मंगेशकर, शी वॉज बेस्ट सिंगर। सो वैसे ही हम भी सोचते हैं कि हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं हम वहाँ के बेस्ट बन जाए। तो ये हमारी 5 ज़रूरतें हो गई एंड ये किस में आती हैं, मस्लोव हायरार्की ऑफ नीड्स में आती हैं। क्लियर है? चलो अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स, ओके, इंसेंटिव्स का हिंदी बोलूँ तो एक तरह से मतलब समझ लो इनाम। ओके, business inspires their workers to maintain their work aptitude and increase their efficiency continuously. Such inspiration is called incentives. देखो हर बिज़नेस क्या चाहता है कि भाई उनका वर्कर्स जो है बहुत अच्छे से काम करें। तो हर एक बिज़नेस अपने वर्कर्स को हमेशा इंस्पायर करता रहता है कि तुम जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते जाओ। इनफैक्ट अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ाओ। तो भाई वर्कर्स क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे ही फ्री में, हाँ ऐसे ही थोड़ी ना चलता है भाई, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना। तो उसी इंस्पिरेशन को हम कहते हैं इंसेंटिव्स। आप अपने वर्कर्स को इंस्पायर तो कर रहे हो कि भाई तू जैसा काम कर रहा है वैसे ही करता जा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा, लेकिन वर्कर ऐसे नहीं मानता है, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखो हम उन्हें इंसेंटिव देते हैं। अब ये इंसेंटिव पैसे के रूप में भी हो सकता है एंड ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी हो सकता है, मतलब पैसों के रिलेटेड नहीं, बट वो भी एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ। फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर देखो पहला काम हम क्या करते हैं, शेयर इन प्रॉफिट। हमारे बिजनेस यूनिट में बहुत सारा प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बुलाएंगे एंड उसको थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे, तो वो एकदम खुश हो जाएगा और भी जी जान से मेहनत करेगा। दूसरा है को पार्टनरशिप। अब ये को पार्टनरशिप क्या है, तो देखो जब कोई एम्प्लॉय या वर्कर एकदम मस्त तरीके से काम कर रहे हैं तो उन्हें इनाम देने के लिए आप क्या करोगे, आप उन्हें अपना पार्टनर बना लोगे। अपने बिज़नेस के अंदर आप उन्हें अपना पार्टनर बना लोगे अगर वो उस हद तक, उस लेवल तक समझदार है तो। ओके, नहीं तो आप किसी को अपना पार्टनर नहीं बना सकते, राइट। सो अगर वो इतना स्किलफुल है, इतना समझदार है तो आप उसे अपना पार्टनर बना लेते हो। अब पार्टनर बनाए हो तो भाई आपको उसे प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, इनकम देनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा।
तो ये भी एक तरह का इंसेंटिव है। तीसरा है प्रमोशन। आप क्या करते हो, जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो आप उसे क्या करते हो, प्रमोट कर देते हो, थोड़ी ऊपर की पोजीशन दे देते हो एंड उसकी सैलरी बढ़ा देते हो। चौथा है बोनस। बोनस अब अगेन अगर कोई वर्कर या फिर कोई एम्प्लॉय बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको दे दोगे। लेकिन देखो ये कानून ही है, ठीक है, ये कानून है कि आपको बोनस देना ही देना होता है। तो ये तो मतलब चाहे कोई अच्छा काम करे ना करे, आपको अपने वर्कर्स को बोनस तो देना ही पड़ता है। तो ये भी एक इंसेंटिव है, जैसे कि दिवाली के टाइम पर बोनस दिया जाता है वो। देन है कमीशन। अब ये कमीशन क्या है, देखो हर एक बिज़नेस का ओनर ये सोचता है कि भाई मेरी सेल्स कैसे बढ़े, मैं कैसे अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर सकूं। तो इसीलिए वो मालिक क्या करता है, अपने सारे वर्कर्स को, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और उनको एक टारगेट देता है कि तुमको आज इतना सामान बेचना है, तुमको आज इतना पैसा कमा कर आना है। और अगर कोई वर्कर वो काम कर देता है तो उन्हें कमीशन मिलता है। देन है प्राइजेस। अगर बहुत सारे वर्कर्स बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो उन सभी को प्राइज़ दिया जाता है। कोई फंक्शन वंक्शन रखा है बिज़नेस ने तो वहाँ पर उन्हें बुलाकर प्राइज़ दिया जाता है। देन है सजेशंस एंड एडवाइजेस। समझ लो कोई वर्कर है जो कि हमेशा प्रोडक्शन करने में लगा रहता है, उसको पता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर आपको कोई भी सजेशन या एडवाइस चाहिए प्रोडक्शन के रिलेटेड तो आप उससे पूछ सकते हो। इससे क्या होगा, वो गर्व महसूस करेगा तो वो और अच्छे से काम करने लगेगा। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे, मतलब आप पैसों के रूप में उन्हें मोटिवेट करते हो। अब देखो कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहला है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो देखो हर एक बंदा सिर्फ ये नहीं चाहता है कि मुझे हमेशा सैलरी मिलती रहे, अच्छी सैलरी मिले, हाई सैलरी मिले। नहीं, वो ये भी सोचता है कि मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ वो हमेशा मेरे पास रहे, कहीं वो मुझसे छिन ना जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से हमेशा से काम कर रहे हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी दे सकते हो कि भाई तू अगले 20 साल तक, 30 साल तक हमारे ही बिज़नेस में काम करने वाला है। तो इससे वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं एंड हमेशा दिल लगा कर ही काम करते हैं। सेकंड है एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। अगर कोई एम्प्लॉयज़ वो काम कर जाते हैं जो आपने सोचा भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो ना, रिवॉर्ड देकर। तो ये भी एक इंसेंटिव है। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, लाइक अब उससे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस आ चुका है, अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि भाई तुम क्या करो, हमारे जो नए नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं ना उनको ट्रेनिंग दो। तो इससे वो वाला एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाएगा कि वाह देखो मेरी भी इज़्ज़त है बिज़नेस यूनिट में, चलो आज मुझे एक जिम्मेदारी मिली है तो मैं और अच्छे से काम करूँगा। तो ये भी एक इंसेंटिव हो गया। चौथा है एडवाइज़र। जब आप किसी वर्कर की एडवाइस मांगते हो तो भाई उस वर्कर की जो फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो अब उसके बाद तो वो और भी मन दिल लगा कर काम करने वाला है। देन है वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड अम्यूनिटीज़। देखिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को और भी थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ायदा दे सकते हैं, जैसे कि मेडिकल सर्विस दे सकते हैं, कैंटीन की फैसिलिटी दे सकते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी दे सकते हैं। ये सब आप देते रहेंगे तो वो लोग भी क्या है, खुश रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे एंड अच्छे से काम करेंगे। देन है अदर इंसेंटिव्स। अब कुछ और भी इंसेंटिव्स आप चाहे तो अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को दे सकते हैं, जैसे कि घर की फैसिलिटी हो गई या फिर लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी या उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना। ये सब आप कर सकते हो, इससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं एंड बहुत मन दिल लगा के काम करते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट, टेक केयर।